क्या कोई भी चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट में कोई ऐसा कानून लाएगा जो कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा कानून होगा? आप गूगल करिए, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको बिहार में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा। यानी कट कॉपी पेस्ट वाला मामला है। किस्सा तमाम शुद्ध। इसका मतलब जूरी इज आउट और फैसला दे दिया गया है। फैसला यह है कि जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर इन तमाम इलाकों पर ज़बरदस्त प्रेशर आने वाला है, या सीधे लफ्ज़ों में कहिए यही वो इलाके हैं जहां तबाही और बर्बादी होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो तमाम तज्ज़िया निगार, वो तमाम लोग कह रहे हैं जो लोग लैंड रेवेन्यू एक्ट और एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर जो तरामीम हुई हैं, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो संशोधन हुए हैं, जो उन संशोधनों को लेकर ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांभा को तबाह कर देंगे। बाहर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बाहर से लोग आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा अमेंड करके कहता हूँ कि हमारे ही देश के विभिन्न भागों से लोग आएंगे, और वो लोग इसलिए आएंगे कि उन्हें यहाँ इंडस्ट्री लगानी है, उन्हें यहाँ पर फैक्ट्री लगानी है, उन्हें यहाँ पर कारोबार करना है। वो इन सब चीज़ों के लिए जम्मू कश्मीर आएंगे। और बस अब चूँकि ज़मीन के कानून जम्मू कश्मीर में बदल दिए गए हैं, ये मामला जो है अब बस यूँ समझ लीजिए कि कुछ एक महीनों के अंदर अंदर यहाँ चारों तरफ फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियों का जाल होगा, और ये सब कुछ सिर्फ जम्मू, सांभा, कठुआ और उधमपुर में होगा। ये बातें करने वाले जितने भी लोग हैं वो इशारतन ये कह रहे हैं कि दफ़ा 370 को अमेंड करना 35A के ख़ात्मे के लिए, चूँकि जम्मू रीजन की, जम्मू संभाग की अक्सरियत रिस्पॉन्सिबल है, तो अब इसका नुकसान भी यहाँ की अक्सरियत को भोगना होगा। मतलब अक्सरियत से मेरी मुराद है कि जम्मू के हिंदुओं ने इस आर्टिकल 370 हो, 35A हो, इन दोनों कानूनों के ख़ात्मे के लिए अपनी स्वीकृति दी और वो खुश हुए, उन्हें खुशियाँ मनाई। अब इसके नतीजे में जो कुछ होगा उसका नुकसान भी इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। अगर मामला जम्मू संभाग का होता तो शायद डोडा का नाम भी लिया जाता, राजौरी का नाम भी लिया जाता, पुंछ का नाम भी लिया जाता। मुसीबत यह है कि हम सभी लोग चश्मा एक जैसा पहनते हैं, मगर हम ये कहते हैं कि हमारे चश्मे से जब आप देखते हैं तो रंगीन कम नज़र आता है, और अगर आप कोई दूसरा किसी दूसरे के चश्मे से देखेंगे तो आपको रंगीन ज़्यादा नज़र आएगा। मेरी मुराद इस बात से है कि मैं कहूँ तो ये फ़िरका परस्ती है, लेकिन आप कहें तो ये आपकी फ़िक्र है कौम के लिए, या आपकी फ़िक्र है जम्मू संभाग के लोगों के लिए। और जब आप बात करते हैं तो आप ठीक लखनपुर से लेकर बानिहाल तक नहीं, बल्कि लखनपुर से लेकर करना टंगधार तक हर आदमी की बात करते हैं। तो इसलिए चूंकि जूरी इज़ आउट, तो जूरी इज़ आउट को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद मैंने पिछले दिनों एक वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल में ये कहा गया कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है, उस तरमीम के बाद, उस अमेंडमेंट के बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो बनाई गई है, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन असल में जो कवानीन उसको गवर्न करेंगे, जो लॉज उसको गवर्न करेंगे, वो असल में ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले 1857 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम हिंदुस्तानियों का खून चूसा था, और बड़े सिर्फ खून ही नहीं चूसा था बल्कि हमसे हमारे तमाम हुकूक छीन लिए थे, और सिर्फ हुकूक ही नहीं छीने थे बल्कि ज़मीन हमारी थी, मालिक वो थे। तो ये कुछ कहने की कोशिश की गई, और ये भी कहा गया कि जितने कवानीन बदले गए वो तमाम कवानीन के बदलने के बाद यहाँ के लोगों को कमज़ोर करना, जम्मू कश्मीर की अक्सरियत यानी जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को कमज़ोर करने की ये साजिश है। मैंने जब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट और एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर जो बदलाव आए थे, मैंने कोशिश की कि मैं स्टडी करूं और मालूम करूं कि मुल्क भर में कौन कौन सी स्टेटें ऐसी हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर ये कानून लागू हैं। सबसे पहले आइए आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से मुलाकात आपकी कराते हैं। थोड़ा सा अगर जूम इन कैमरा में हो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसकी बात
एक बड़े जिम्मेदार सहाफी हैं, वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, यह है गुजरात एक्ट नंबर 13 ऑफ 1962। इसे गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1962 कहते हैं। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1962 कांग्रेस के वक्त का यह कानून है, और उसके बाद इस कानून के अंदर अमेंडमेंट्स हुई, और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1962 को ही जम्मू कश्मीर के लैंड रेवेन्यू एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत बनने वाली जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन असल में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के तहत जो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन बनी है, वो तमाम कवानीन इस डेवलपमेंट एक्ट के अंदर हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना जम्मू कश्मीर को लेकर इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदार है कि वो कानून जो एज चीफ मिनिस्टर, एज मुख्यमंत्री गुजरात के ऊपर उन्होंने लागू ही नहीं करवाया, बल्कि उसके अंदर 2002 से लेकर 2014 तक बड़ी बार अमेंडमेंट्स हुई, उसको अमेंड किया गया, उसके अंदर बदलाव लाए गए। जो कानून गुजरात के लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चुना, वही कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू करने का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर तरमीम की गई। तो अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या कोई भी चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट में कोई ऐसा कानून लाएगा जो कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा कानून होगा, और जो कानून वो अपने लोगों के लिए, जहां पर 93% अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है, 93% लोगों के लिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट सही है, जरा सोचिए उसी कानून को जम्मू कश्मीर में अगर लाया गया तो उसको यह कहना कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी, हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि गुजरात में अगर लागू हुआ तो ठीक है, जम्मू कश्मीर में लागू हुआ तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। उसके बाद मैंने जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट और जम्मू कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के ऊपर भी नजर दौड़ाई। मैंने देखा कि ये कानून में जो नई शिकें आई हैं, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से ट्रांसपोर्ट की गई हैं। और मैं जैसे आपको बता रहा हूं, आप भी इंटरनेट के ऊपर जाकर, ये आसानी से आजकल गूगल है, सब कुछ मिल जाता है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1962, ये आपको गूगल से मिल जाएगा, डाउनलोड करिए। और उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के जितने भी क्लॉजेज और सब क्लॉजेज हैं, अगर आपको रत्ती भर का भी फर्क मिले तो मुझे बताइएगा। यानी कट कॉपी पेस्ट वाला मामला है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जो बदलाव किए गए, लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। आप गूगल करिए, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको बिहार में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जानते होंगे कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। उड़ीसा में बीजू जनता दल सरकार में है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सरकार चला रही है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 36 का आंकड़ा, ये सभी जानते हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक बेनतिया कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है इनरोड्स वहां पर ना करे। ये सब कुछ हो रहा है, और वहां उन कानूनों के अंदर जो शिकें थी, जिन शिकों से उन्होंने वहां पर लैंड रेवेन्यू एक्ट को ऐसा बनाया कि इंडस्ट्रियलिस्टों ने और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने फौरन वहां जाकर अपने डेरे लगा लिए। वो तमाम शिकें जो है हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट और जम्मू कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट का हिस्सा बनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब रिसर्च बेस्ड है। अब क्या क्या है, टीनियन को ऑक्यूपेंट कहा गया है नए लैंड रेवेन्यू एक्ट में। एग्रीकल्चरल लैंड को डिफाइन किया गया है इस नए लैंड रेवेन्यू एक्ट में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 3 लोग होंगे। अब पहले भी वो तमाम ताकतें जो फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू के पास होती थी, आज भी वो तमाम ताकतें उसके पास हैं, मगर फर्क अब ये है कि अब फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के साथ 2 सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स होंगे। 3 लोग बैठेंगे, तब जाके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम करना शुरू करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ताकतें जो दी गई हैं, उन ताकतों को लेकर सरकार के साथ बात की जा सकती है। उन ताकतों को लेकर कहा जा सकता है कि आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया है। कहीं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है इतनी ताकतें देने के बाद
जिस लैंड ग्रैबिंग को और जिस लैंड की चोरी को रोकने की सरकार की कोशिश है, कहीं कोई और परेशानी उसमें ना आए। तो उस पर बात, ये चीज एक है जिस चीज पर सरकार को नजरसानी करनी चाहिए। रीजनल प्लान्स नोटिफाई किए जाएंगे, एग्रीकल्चरल एयर डिफाइन किया गया है, गवर्नमेंट तहसील डिस्ट्रिक्ट प्रोविंसेस को अल्टर कर सकती है। जनरल सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल जो रेवेन्यू दफ्तरों के ऊपर पहले हुकूमत का होता था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रहेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ताकतवर रहेगा। और उसके बाद बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करने की ताकतें भी बोर्ड, फाइनेंशियल कमिश्नर, डिवकॉम और कलेक्टर्स को दी गई हैं। अब ये तमाम जो बदलाव लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर किए गए हैं, ये वो बदलाव हैं जो पूरे देश भर में अलग अलग रियासतों में ये तमाम चीजें वहां के जमीन के कानूनों का हिस्सा हैं। अब यहां पर एक और तरमीम एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत अंदर की गई है। वो तरमीम ये है कि पहले एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंदर टिलर, यानी जिसको मालिकाना हुकूक जमीन के मिले, वो पूरी जिंदगी उस जमीन को बेच नहीं सकता था। लेकिन अब 15 साल का उसमें पीरियड कर दिया गया कि 15 साल के बाद आप अगर चाहें आप अपनी जमीन बेच सकते हैं, उसके अच्छे दाम आपको अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पहले ये शिक थी कि आप टिलर जो है वो जमीन बेच ही नहीं सकता था। तो ये कुछ तरामीम है जो तरामीम में लैंड रेवेन्यू एक्ट और एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर करी गई हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जो कानून ऑलरेडी, जिन कानूनों को रिपील किया गया, उन कानूनों में बिग लैंड्स स्टेट एबॉलिशन एक्ट था, उसमें 182 कनाल के करीब करीब थी लैंड होल्डिंग की, इतनी जमीन आप जो है रख सकते हैं। लेकिन बाद में एग्रेरियन रिफॉर्म्स आया तो उसको कम किया गया। अब इन कानूनों में एक और कमी जो है, वो कमी ये है कि यहां पर एक लिमिट सेट नहीं की गई है कि आप कितनी जमीन खरीद सकते हैं। तो ये इस पर भी सरकार को नजरसानी करनी चाहिए कि कहीं ये ना हो कि हजार कनाल, 500 कनाल, 600 कनाल जो है यहां पर लोग जमीन खरीदना शुरू करें, जो वाकई यहां के एक आम आदमी को परेशान करेगा। तो कम से कम इस पर भी सरकार को नजरसानी करनी चाहिए। और इससे पहले कि ये जो कुछ कमियां और कमजोरियां इन दोनों कानूनों के अंदर हैं, इसके ऊपर बवाल होने शुरू हो जाए, हुकूमत को इन चीजों पर नजरसानी करनी चाहिए। ऑर्चिड्स एक्ट को लेकर मैंने कोशिश की कि मैं वकीलों से और सरकार से समझने की कोशिश करूं कि उसको क्यों पूरे का पूरा रिपील किया गया। तो उसमें यह कहा गया कि जो ऑर्चिड्स एक्ट के अंदर एक शिक ये भी रखी गई थी कि ऑर्चिड जिसके पास, जिस दिन वो ऑर्चिड का कानून बना, जिसके पास ऑर्चिड उस दिन है, उसके बाद दूसरा कोई भी ऑर्चिड जम्मू कश्मीर में नहीं रख सकता। तो भी गलत। अब कोई भी ऑर्चिड जम्मू कश्मीर में बनाना चाहे तो वो बना सकता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये जो जमीन के कानून हैं, इन जमीन के कानूनों को लेकर, एक कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा कि ये एक मजहब के और एक मजहब के लोगों के खिलाफ एक बड़ी खतरनाक किस्म की साजिश है, और तीसरा ये कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को माली तौर पर कमजोर करने की एक साजिश है। मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किए बगैर अगर कानून में क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, उन्हें हाईलाइट किया जाए और उन कमियों और कमजोरियों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है और कैसे इस कानून को और ज्यादा पीपल फ्रेंडली बनाया जा सकता है, अगर उन तमाम चीजों पर फोकस किया जाए तो जाहिर सी बात है फिर जिन्होंने कानून बनाया है किस नीयत से बनाया है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कानून के अंदर अगर कोई भी बदलाव तब मुमकिन है जब कानून के अंदर क्या कमियां हैं उस पर बहस हो। बहस जब ये होगी कि जी आज से पहले 100 साल पहले कश्मीर में क्या था, 200 साल पहले कश्मीर में क्या था, 500 साल पहले कश्मीर में क्या था, तो 100 साल पहले अगर चले जाएं तो हिंदुस्तान भी गुलाम था, 150 साल पहले चले जाएं तो हिंदुस्तान भी गुलाम था। वो बिहार के लोग भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश के लोग भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजों के लिए यूपी का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक जैसे थे। तो गुलामी में तमाम कौमें गुलाम थी। कौमों को आजादी जो है वो 1947 में मिली, देश 47 में आजाद हुआ, उसके बाद जमीन के कवानीन बने, बाकी तमाम कवानीन बने। आज जो जम्मू कश्मीर में जमीन के कवानीन आए हैं, इनको लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी, जम्मू खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तमाम जितनी भी बातें करी जा रही हैं, ये बातें प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन ये तथ्यों के आधार पर नहीं है। मेरी जानकारी है कि बॉलीवुड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग और बड़े बॉलीवुड के हाउसेस कश्मीर में अपने स्टूडियो बनाने के लिए उत्सुक हैं, और मेरी जानकारी के मुताबिक 6 होटलियर
जो बहुत बड़े बड़े ग्रुपों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में अपनी होटल इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने में इंटरेस्टेड हैं। तो कहानी ये नहीं कि हम इसे मजहब, जात पात, जात बिरादरी और समुदाय और संभाग के चश्मे से देखना शुरू करें। मामला ये कि अगर कानून में कमियां और कमजोरियां हैं, इन्हें सरकार के समक्ष रखा जाए और सरकार, क्योंकि सरकार ही इन कानूनों के अंदर रद्दोबदल कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और अगर अब कोई भी रद्दोबदल करना है, उसके लिए जब तक जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनती, लोकसभा और राज्यसभा है, और जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर की सरकार को ये इख्तियार है कि रेवेन्यू के मामलों में और बाकी तमाम मामलों में जो कानून बने हैं उनके अंदर कोई भी बदलाव अगर सरकार करना चाहे, सरकार कर सकती है।